हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C4 चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, C4 जो चक्र है, उस C4 चक्र में जो पादप पाए जाते हैं, उन पादपों में जो पर्ण होती है, उस पर्ण में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं? दो प्रकार की। एक जो कोशिका है वो है मीजोफिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? मीजोफिल कोशिकाएं। दूसरी जो कोशिका है वो है संवहन पूल या पूलाच्छद। पूलाच्छद कोशिकाएं, जो संवहन पूल के चारों ओर स्थित होती है। पूलाच्छद कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाओं को पर्णमध्योतक कोशिका भी कहते हैं। पर्णमध्योतक कोशिकाएं, इनको हम वंडल शीथ सेल्स भी बोलते हैं। VOUNDLESSEATH, वंडल शीथ सेल्स, पूलाच्छद कोशिकाएं। C4 जो चक्र चलता है, उन पादपों की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषणी संरचनाएं पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें C4 चक्र प्रारंभ होता है। मीजोफिल कोशिकाएं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, दूसरी पूलाच्छद कोशिकाएं, वंडल शीथ कोशिकाएं। ये जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है, इनमें जो हरित लवक होता है वो छोटा होता है। छोटे छोटे हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन सुविकसित होते हैं और ग्रेना युक्त होते हैं। सुविकसित होते हैं और कैसे होते हैं? ग्रेना युक्त। अगर हम पूलाच्छद कोशिकाओं की बात करते हैं, तो पूलाच्छद कोशिकाओं में जो हरित लवक होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े, लेकिन ग्रेना विहीन होते हैं, अर्थात इसमें ग्रेना नहीं पाए जाते। तो पूलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक बड़े व ग्रेना विहीन होते हैं। और एक खास बात और होती है C4 चक्र के पादपों की पत्तियों में, कि ये जो पूलाच्छद कोशिकाएं होती है, ये संवहन पूल के चारों ओर, संवहन पूल के चारों ओर एक माला के रूप में व्यवस्थित रहती है। किसके रूप में व्यवस्थित रहती है? संवहन पूल के चारों ओर एक माला के रूप में व्यवस्थित रहती है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते क्रेंज शारीरिकी। क्या बोलते बेटाओ? क्रेंज शारीरिकी। कह सकते हैं कि पूलाच्छद जो कोशिकाएं हैं वो संवहन पूल के चारों ओर माला के रूप में व्यवस्थित रहती है। इसे क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। और C4 पादपों की पत्तियों में क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। ये इसकी विशेषता है। अगर हम संपूर्ण C4 पादपों की विशेषता की बात करें, तो ये जो पादप होते हैं वो CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। CO2 की किस पर? कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें हो जाती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो ये जल की कमी वाले स्थान पर इनको उगाया जा सकता है। जल की कमी वाले स्थान पर, जहाँ जल की कमी है, वहाँ C4 पादपों को उगाया जा सकता है। अगर टेम्परेचर हाई है, तापमान अधिक है, तो अधिक तापमान में भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इनको अधिक तापमान पर भी उगाया जा सकता है। अधिक तापमान पर भी उगाया जा सकता है। अब देखिए एक खास बात, जब हमने C3 चक्र पढ़ा था, तो C3 चक्र में जो प्रथम स्थायी यौगिक था,
प्रथम स्थायी यौगिक, इधर ध्यान दो, नजर इधर रहनी चाहिए। तो C3 चक्र में जो प्रथम स्थायी यौगिक था वो था आपका PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। लेकिन C4 पादपों में जो प्रथम स्थायी यौगिक है वो है आपका OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और PGA का पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि C3 पादपों में प्रथम स्थायी यौगिक PGA है, जबकि C4 पादपों में प्रथम स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है। अब देखिए संपूर्ण चक्र को किस प्रकार से बनाएंगे हम। अब इधर ध्यान दीजिए, आपको पता है कि पादपों में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक मीजोफिल और दूसरी बंडल शीथ कोशिकाएं। दोनों में किस प्रकार से चक्र चलेगा ये ध्यान दीजिएगा। C4 पादपों में प्रथम स्थायी यौगिक क्या हुआ है आपका? OAA। इसके अलावा जब हम इस चक्र को पढ़ेंगे तो इसमें हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे, तो सीधी यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ। एक आता है आपका PEP, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल, फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ये जो फास्फोइनोल जो पायरुविक अम्ल होता है ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, और जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है ये 4 कार्बन वाला यौगिक है, और जो PGA होता है वो 3 कार्बन वाला यौगिक है। ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए ये C3 चक्र, और इसमें जो प्रथम स्थायी यौगिक है वो 4 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए इसको C4 चक्र कहते हैं। अब होता क्या है देखो इधर, सबसे पहले जो मीजोफिल जो कोशिकाएं हैं उनमें ये जो PEP होता है, अब ये जो फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल है PEP, ये 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला। ये क्या करता है? ये PEP CO2 को ग्रहण करता है। CO2 को क्या करता है? ग्रहण। CO2 को ग्रहण करता है, और CO2 को ग्रहण करता है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करता है, और CO2 को ग्रहण करके प्रथम स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है, जो 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो यहाँ पर बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, और कितने कार्बन वाला यौगिक है ये? 4 कार्बन वाला यौगिक है। ये बात आ गई आपकी समझ में? ये बन रहा है। ये जो प्रक्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? मीजोफिल कोशिकाओं में। अब क्या होता है, ये जो 4 कार्बन वाला यौगिक है ये NADPH ऊर्जा ग्रहण कर NADPH, और यहाँ पर बनेगा आपका NADP। ये 4 कार्बन वाला यौगिक NADPH ऊर्जा ग्रहण करके और मैलिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटाओ? मैलिक अम्ल में। ये जो मैलिक अम्ल है वो भी 4 कार्बन वाला यौगिक है। जब ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल मैलिक अम्ल बनाता है तो ये मैलिक अम्ल प्रवेश कर जाता है पूल आच्छादित कोशिकाओं में। किसमें प्रवेश कर जाता है ये? पूल आच्छादित कोशिकाओं में। तो मैलिक अम्ल आ गया आपका पूल आच्छादित कोशिकाओं में, आ गया मैलिक अम्ल पूल आच्छादित कोशिकाओं में।
अब ये जो मैलिक अम्ल है, जब ये फूल आच्छादित कोशिकाओं में आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से देखना है। इस मैलिक अम्ल से CO2 मुक्त होती है। CO2 क्या होती है? मुक्त। एक तो ये CO2 को निकाल देता है बाहर, ठीक है। दूसरा NADP जो है इससे निर्माण करता है NADPH का। किसका करता है? NADPH का निर्माण करता है। तो मैलिक अम्ल ने CO2 को मुक्त कर दिया, और मुक्त करने के बाद यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा पायरुविक अम्ल। कौन सा यौगिक है? पायरुविक अम्ल। ये जो पायरुविक अम्ल है ये 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला यौगिक। और अब ये पायरुविक जो अम्ल है वो प्रवेश कर जाता है मीजोफिल कोशिकाओं में। जो पायरुविक अम्ल बना है तो ये आ गया आपका पायरुविक अम्ल, और ये पायरुविक अम्ल जो 4 कार्बन है वो मीजोफिल कोशिकाओं में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये ATP ऊर्जा ग्रहण कर और PEP का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ATP ऊर्जा ग्रहण करेगा और ATP ऊर्जा ग्रहण करके और PEP का निर्माण करता है, जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला यौगिक है। तो ये चक्र इस प्रकार से बार बार चलता रहता है। लेकिन अभी इसमें यही पता नहीं चला है कि भोजन का जो निर्माण हुआ है, ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। अब देखो इसमें PEP CO2 को ग्रहण करेगा, OAA बनेगा। OA मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। मैलिक अम्ल तुरंत ही फूलाच्छादित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। फूलाच्छादित कोशिकाओं में मैलिक अम्ल से CO2 मुक्त होती है और पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल फिर प्रवेश कर जाता है मीजोफिल कोशिकाओं में, ATP ग्रहण करके दोबारा से PEP बना लेता है। अब होता क्या है कि ये जो मैलिक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल बनता है तो यहाँ पर CO2 क्या होती है? मुक्त होती है। और ये जो CO2 मुक्त होती है, ये CO2 प्रवेश कर जाती है केल्विन वेंसिल चक्र में। किसमें प्रवेश कर जाती है? केल्विन वेंसन चक्र में प्रवेश कर जाती है। और केल्विन वेंसन चक्र में प्रवेश करने के बाद ग्लूकोज का क्या करती है? निर्माण करती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो जाता है बेटाओ? निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जो C4 जो चक्र है हमारा, वो इतना बड़ा चक्र है, ज़्यादा कठिन नहीं है। केवल 4 ही इसमें पॉइंट है: PEP, OAA, मैलिक अम्ल और पायरुविक अम्ल। बस ध्यान ये रखना है कि मीजोफिल कोशिकाओं में तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, और पूल जो आच्छादित कोशिकाएं होती है उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो इन प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है, और मीजोफिल कोशिकाएं और जो पूल आच्छादित कोशिकाएं उनकी विशेषताएं और C4 पादपों की विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाया गया है C4 चक्र, इस C4 चक्र को आप इस वीडियो में से देख करके ही रजिस्टर में आपको इसको बनाना है, और इसके बाद इसके नीचे हम आपको थ्योरी भेज देंगे और फिर उसको आपको रजिस्टर में लिख लेना है। थैंक यू।